Dear students, good morning. हम आज अगेन MA फाइनल इकोनॉमिक्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, आर्थिक विकास एवं आर्थिक वृद्धि की क्लास में आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। जो हमारा लास्ट लेक्चर था आर्थिक वृद्धि के कारक यानी फैक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, उसके दो पार्ट्स हमने लास्ट लेक्चर में किए थे। तो आर्थिक वृद्धि के कारक में पहला भाग था प्राकृतिक साधन और दूसरा भाग था कैपिटल फॉर्मेशन यानी पूंजी निर्माण। ये दोनों हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे। अभी आज हम इस लेक्चर में तीसरा फैक्टर लेंगे जो फैक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ में है या आर्थिक वृद्धि के कारकों में तीसरा कारक है संगठन। इसको अब हम डिटेल में स्टडी करते हैं। तीसरा कारक आर्थिक वृद्धि का संगठन यानी ऑर्गेनाइजेशन। उत्पादन के साधनों को इष्टतम ढंग से आर्थिक क्रिया में लगाना विकास प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण अंग है जिससे उत्पादन बढ़ता है। संगठन पूंजी और श्रम का पूरक है जो उनकी उत्पादकता को बढ़ाने में सहायक होता है। आधुनिक वृद्धि में उद्यमी ही संगठनकर्ता का कार्य करते हुए जोखिम तथा अनिश्चितता उठाता रहा है। उद्यमी साधारण योग्यता का व्यक्ति नहीं होता, उसमें दूसरों से कार्य कराने की विशेष योग्यता पाई जाती है। संगठन यानी ऑर्गेनाइजेशन यानी उद्यमकर्ता जो सभी उत्पादन के साधनों को एकत्रित करके और उत्पादन की प्रक्रिया को प्रारंभ करते हैं, उसको हम संगठन या ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। और ये बहुत ही जोखिमपूर्ण कार्य होता है किसी भी इंडस्ट्री को या ऑर्गेनाइजेशन को चलाना। तो एक ऑर्गेनाइज़र में, एक संगठन में क्या क्या गुण होने चाहिए, क्या क्या योग्यताएं पाई जाती हैं जिससे कि वो कार्य बहुत अच्छी तरीके से हो। तो उसका सबसे पहला गुण किसी ऑर्गेनाइज़र का या संगठन का या उद्यमकर्ता का होना चाहिए प्रबंधकीय गुण यानी मैनेजरियल क्वालिटीज़। अल्प विकसित देशों में उद्यमीय योग्यता का अभाव पाया जाता है जिस कारण उद्यमी बहुत कम होते हैं। मार्केट का छोटा आकार, पूंजी की कमी, निजी संपत्ति का अभाव, प्रशिक्षित श्रम एवं प्रबंधन की कमी, कच्चे माल एवं आर्थिक ऊपरी सुविधाएं पर्याप्त मात्रा में न मिलने के कारण उद्यमी यानी ऑर्गेनाइजेशन या ऑर्गेनाइजर्स पनप नहीं पाते हैं। देशों में उद्यमिता की कमी इसलिए नहीं कि उनमें पूंजी या कच्चे माल की कमी है, बल्कि इसलिए कि उनमें सही प्रवृत्ति वाले बहुत कम व्यक्ति होते हैं। जापानियों में ये प्रवृत्ति पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है और यही कारण है कि विकसित देशों की श्रेणी में आते हैं। विकसित देशों में संगठन का कार्य निजी उद्यम ही करता है। तो अल्प विकसित देशों में ये प्रबंधकीय गुण यानी मैनेजरियल क्वालिटीज़ का कुछ हद तक अभाव होने के कारण वो देश अल्प विकसित रह जाते हैं। अगर प्रबंधकीय गुण को डेवलप किया जाए, प्रबंधकीय गुण को बढ़ाया जाए तो अल्प विकसित देश भी धीरे धीरे विकास की ओर अग्रसर हो सकते हैं। और आर्थिक वृद्धि के कारकों में जो संगठन है उसका दूसरा पार्ट है आर्थिक एवं सामाजिक ऊपरी सुविधाएं यानी इकोनॉमिक एंड सोशल ओवरहेड्स। ये क्या होता है इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं। जैसे कि लोक स्वास्थ्य, सड़कें, पुल, पार्क, शिक्षा, आग से रक्षा, बाढ़ नियंत्रण, रेल, डाक, तार, विद्युत एवं गैस इत्यादि ऊपरी सुविधाएं यानी इकोनॉमिक एंड सोशल ओवरहेड्स में आती हैं। इसके अतिरिक्त कोयला, इस्पात, सड़क परिवहन ये भी ऊपरी सुविधाओं के अंतर्गत आते हैं। एक्चुअली अल्प शिक्षित देशों में आर्थिक और सामाजिक ऊपरी सुविधाएं अधिकतर सरकारी क्षेत्र में ही पाई जाती हैं और सरकारी उद्यमों का हर ओर प्रसार हो रहा है।
तो जैसे जैसे ऊपरी सुविधाओं का प्रसार होगा वैसे वैसे आर्थिक वृद्धि बढ़ेगी, क्योंकि ये आर्थिक वृद्धि का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कारक है। तो किसी भी अर्थव्यवस्था में आर्थिक और सामाजिक ऊपरी सुविधाएं जितनी अधिक होंगी उस देश को आर्थिक वृद्धि या तरक्की करने में, इकोनॉमिक ग्रोथ करने में कोई नहीं रोक सकता। संगठन का जो तीसरा पार्ट है दैट इज वित्तीय संस्थाएं। वित्तीय संस्थाएं ये ऐसी संस्थाएं, ऐसी महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं जिन्होंने विकसित देशों को के आर्थिक वृद्धि में बहुत योगदान दिया है। ब्रिटेन, यूरोप और अमेरिका में बैंकों ने वित्तीय सहायता प्रदान करके औद्योगिकरण में बहुत सहायता की है। उन्होंने केवल वित्त ही नहीं दिया बल्कि निजी उद्यमों को निवेश संबंधी परामर्श दिया, प्रशिक्षित श्रम और मैनेजर विदेशों से भर्ती करने में सहायता दी, अच्छा कच्चा माल मंगवा कर दिया और प्रारंभ में तो निर्मित माल को बेचने में भी सहायता प्रदान की। अल्पविकसित देशों में भी वाणिज्यिक बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंक, सहकारी बैंक तथा औद्योगिक बैंक ये वित्तीय संस्थाएं हैं एवं निवेश ट्रस्ट विकास के लिए विभिन्न प्रकार से सहायता प्रदान कर रहे हैं। इस प्रकार संगठन में केवल निजी उद्यम ही नहीं बल्कि सरकार, बैंक तथा अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का विशेष योगदान विकसित एवं विकासशील देशों की उन्नति में पाया जाता है। तो वित्तीय संस्थाएं आर्थिक वृद्धि के बहुत ही महत्वपूर्ण कारक में शामिल है। फिर ऑर्गेनाइजेशन का चौथा पार्ट है, संगठन का चौथा पार्ट है यातायात एवं संचार के साधन। आधुनिक काल में यातायात एवं संचार के साधन। आधुनिक काल में उद्यमी के लिए अपनी वस्तुओं की उत्पादन लागतों का विशेष महत्व है। यातायात एवं संचार के साधनों के विकास से उत्पादन लागत अपेक्षाकृत कम रहती है। विश्व के जिन देशों में सड़क, रेल, नदियों द्वारा विभिन्न भाग आपस में जुड़े हुए हैं वहाँ उद्यम ने विशेष उन्नति की है। जापान, ब्रिटेन, जर्मनी एवं फ्रांस में इन साधनों के विकास से उद्यमी काफ़ी पनपा है, जिसका इन देशों के आर्थिक विकास में विशेष योगदान रहा है। आर्थिक वृद्धि के कारकों में नेक्स्ट जो फोर्थ पॉइंट है वो है प्रौद्योगिकी उन्नति। प्रौद्योगिकी उन्नति फोर्थ पॉइंट आर्थिक वृद्धि के कारकों में दैट इज प्रौद्योगिकी उन्नति यानी टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। प्रौद्योगिकी उन्नति अथवा परिवर्तन आर्थिक वृद्धि के महत्वपूर्ण तत्व माने जाते हैं। प्रौद्योगिकी उन्नति में नई उत्पादन तकनीकों के विकास अथवा अन्वेषण अथवा नव प्रवर्तन होते हैं, जिससे श्रम एवं पूंजी की उत्पादकता में वृद्धि होती है। न्यूनतम लागत पर अधिक उत्पादन होता है और कम समय में बढ़िया वस्तुओं का निर्माण, जिससे वस्तुओं की मांग बनी रहती है। तो टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट आर्थिक उन्नति का कारक है। खास तौर पर अल्प विकसित देश प्रौद्योगिकी के ज्ञान को दूसरे अन्य विकसित देशों से प्राप्त कर आर्थिक प्रगति कर सकते हैं। विशेषज्ञों को विशेष प्रशिक्षण देकर तथा मशीनें लगाकर उत्पादन में वृद्धि कर सकते हैं, जो इन देशों को निर्धनता के दुष्चक्र से निकालने में सहायक होगी। नेक्स्ट आर्थिक वृद्धि के कारकों में फिफ्थ पॉइंट है श्रम विभाजन एवं उत्पादन का पैमाना। दिस इज डिवीजन ऑफ लेबर एंड स्केल ऑफ प्रोडक्शन। तो श्रम विभाजन एवं उत्पादन का पैमाना ये आर्थिक वृद्धि के बहुत ही महत्वपूर्ण कारकों में आता है। विशिष्टीकरण तथा श्रम विभाजन से उत्पादकता में वृद्धि होती है। इससे बड़े पैमाने की मितव्ययताएं भी उपलब्ध होती हैं, जो औद्योगिक विकास में सहायक सिद्ध होती है। एडम स्मिथ ने आर्थिक विकास में श्रम विभाजन को बहुत महत्व दिया। श्रम विभाजन से श्रम की
उत्पादकीय शक्तियों में सुधार होता है। श्रम विभाजन मार्केट के आकार पर निर्भर करता है। मार्केट का आकार आर्थिक प्रगति पर निर्भर करता है और देश की मांग का आकार क्या है। उत्पादन का पैमाना बड़ा होने से अधिक विशिष्टीकरण तथा श्रम विभाजन होता है, जिससे उत्पादन बढ़ता है और आर्थिक प्रगति की दर में भी वृद्धि होती है। ऐसा होने से मौद्रिक बाह्य मितव्ययताएं उपलब्ध होती है और अविभाजितताओं से लाभ प्राप्त होता है। अल्पविकसित देशों में मार्केट अपूर्णताएं मार्केट के विस्तार में बाधक होती हैं, जिस कारण वे श्रम विभाजन और उत्पादन के पैमाने के लाभ प्राप्त करने में असमर्थ होते हैं। अतः निर्धनता के दुष्चक्र से निकलने के लिए अल्प विकसित देशों को बाजार का विस्तार करना चाहिए। जब बाजार का विस्तार होता है तभी श्रम विभाजन किया जा सकता है, संभव है, और उत्पादन के पैमाने को बड़ा करना भी तभी संभव हो पाता है और इसी से आर्थिक विकास किया जा सकता है। हाँ, नेक्स्ट 6 पॉइंट है। नेक्स्ट 6 पॉइंट है संरचनात्मक परिवर्तन, यानी स्ट्रक्चरल चेंजेस। संरचनात्मक परिवर्तन। संरचनात्मक परिवर्तन से अभिप्राय एक परंपरागत कृषक समाज से आधुनिक औद्योगिक अर्थव्यवस्था में परिवर्तन है। स्ट्रक्चरल चेंज यानी एक देश जो कृषि प्रधान देश है, अगर वो धीरे धीरे संरचनात्मक परिवर्तन करके औद्योगिक अर्थव्यवस्था बनता है और अपने देश का आर्थिक विकास करता है, उसे संरचनात्मक परिवर्तन कहते हैं, जिसमें वर्तमान संस्थाओं, सामाजिक प्रवृत्तियों और प्रेरणाओं में महत्वपूर्ण रूपांतरण पाया जाता है। ऐसे संरचनात्मक परिवर्तन से रोजगार के अवसरों, श्रम उत्पादन तथा पूंजी स्टॉक में वृद्धि होती है और नए साधनों के प्रयोग एवं तकनीक में सुधार होते हैं। एक अल्प विकसित अर्थव्यवस्था में एक विस्तृत प्राथमिक क्षेत्र और एक बहुत छोटे द्वितीय क्षेत्र के साथ एक छोटा सा तृतीय क्षेत्र होता है। संरचनात्मक परिवर्तन का प्रारंभ जनसंख्या के प्राथमिक से द्वितीयक और फिर तृतीयक रोजगार में स्थानांतरण से होता है। संरचनात्मक परिवर्तन में अकृषि क्षेत्र फैलता है तथा कृषि क्षेत्र में जनसंख्या का अनुपात अधिकाधिक कम हो जाता है। इसका अभिप्राय कृषि क्षेत्र का राष्ट्रीय आय में योगदान कम करना है, परंतु शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में कृषि क्षेत्र के भाग की कमी का अर्थ कृषि उत्पादन में कमी से नहीं है, बल्कि कृषि उपज निरपेक्ष रूप से अवश्य बढ़नी चाहिए। कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए मूलभूत परिवर्तन जैसे भूमि सुधार, सुधरी हुई कृषि तकनीकें, आगतें, मार्केट का अच्छा संगठन, नई साख संस्थाएं आदि के रूप में करने होते हैं। यानी संरचनात्मक परिवर्तन में द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र का तो विकास करना ही है, लेकिन साथ में कृषि क्षेत्र का भी विकास करना होता है। जब कृषि उत्पादन में वृद्धि होती है तो इससे कृषि क्षेत्र में मौद्रिक आय बढ़ती है। यह आगे कृषि आगतों और उपभोक्ता वस्तुओं की ग्रामीण मांग को बढ़ाती है, जो औद्योगिक क्षेत्र के प्रसार को प्रोत्साहित करती है। औद्योगिक क्षेत्र स्वयं भी कृषि क्षेत्र को प्रभावित करता है। संरचनात्मक परिवर्तन का एक अन्य पहलू जनसंख्या का प्राथमिक और द्वितीयक से तृतीयक रोजगार में स्थानांतरण है। तृतीयक उत्पादन में बहुत सी असमान सेवाएं सम्मिलित होती हैं, जैसे अभौतिक वस्तुओं को उत्पादित करती हैं, जैसे परिवहन, शिक्षा, परचून, थोक वितरण, सरकारी एवं घरेलू सेवाएं इत्यादि। आर्थिक विकास के साथ तृतीयक वस्तुओं की मांग बहुत शीघ्रता से बढ़ती है, क्योंकि कृषि और औद्योगिक क्षेत्र का प्रसार अधिकतर परिवहन, परचून, थोक वितरण आदि पर
निर्भर करता है। अतः आर्थिक विकास के साथ साथ तृतीय धंधों में कार्यकारी श्रम का अनुपात बढ़ जाता है। संरचनात्मक परिवर्तन का एक और इम्पॉर्टेंट पहलू है, कोई नव प्रवर्तन अथवा नए क्षेत्र का खुलना अर्थव्यवस्था के भीतर ही संरचनात्मक परिवर्तन ला सकता है और इस प्रकार घरेलू मार्केट का विस्तार तथा विदेशी मार्केट का निर्माण कर देता है। तकनीकी आविष्कार ऐसे समाज में होता है जहाँ प्रयोग की इच्छा के लिए परंपरावाद हट जाता है, जहाँ लोग श्रम तथा पूंजी की भौतिक सीमाएं पार करके उसको करने को उत्सुक होते हैं, जहाँ दूसरे शब्दों में वे विस्तार की लालसा से प्रेरित होते हैं। उत्कर्ष काल यानी टेक ऑफ स्टेज में जो संरचनात्मक परिवर्तन होते हैं उनके बारे में संभवतः सबसे महत्वपूर्ण बात पहले से विद्यमान संस्थाओं को नए उद्देश्यों विशेषकर पूंजी निर्माण के लिए ढालना है। संरचनात्मक परिवर्तन का एक और महत्वपूर्ण पहलू एक नई सामाजिक व्यवस्था का विकास है। यह समाज के सामाजिक सांस्कृतिक ढांचे में संरचनात्मक परिवर्तन करने के लिए है। संयुक्त परिवार, जाति प्रथा, कौटुंबिक संबंध, धार्मिक कट्टरता जैसी सामाजिक संस्थाओं को ऐसे परिवर्तन करने चाहिए ताकि आर्थिक विकास संभव हो सके। मॉयर एंड बॉल्विन ने ठीक ही लिखा है, यदि राष्ट्रीय आय को अधिक तेजी से बढ़ाना हो तो नई आवश्यकताएं, नई प्रेरणाएं, उत्पादन के नए ढंग, नए संस्थाओं का निर्माण करना आवश्यक है। आई थिंक आपको ये जो आर्थिक वृद्धि के कारक हैं आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे और इस चैप्टर को हम यहीं क्लोज करते हैं। थैंक यू सो मच।